चलिए, तो टाइम एनालिसिस चालू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसका जो क्वेश्चन आएगा आपको, वो आपका नेटवर्क डायग्राम का एक क्वेश्चन, सीपीएम का एक क्वेश्चन, और फिर ये टाइम एनालिसिस का एक क्वेश्चन। इस तरह से आएगा ये। तो ये 15 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आता है। तो इसमें टाइम एनालिसिस में आपकी कई टाइम निकालने पड़ते हैं। तो देखिए कौन कौन सा टाइम है। एक तो है आपका जब फॉरवर्ड, मतलब कि जब आपका आगे बढ़ता है, तो उसमें होता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, और एक होता है लेटेस्ट अलाउबल टाइम। ठीक, तो ये तो हम ये निकालेंगे। इसके बाद हम फ्लोट निकालेंगे, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट, ये सारे सब कुछ हम लोग निकालेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हम कब स्टार्ट करते हैं और कब हमें ये निकालना है। एक चीज़ और, चलिए इसको हम जब क्लास हो जाएगी उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइम एनालिसिस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन में है उसमें भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका फ्री फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्टिविटी वगैरह ये हम सब बता चुके हैं, एक्टिविटी क्या होती है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, ये सब हम लोग बता चुके हैं। तो आगे आते हैं। नाउ वंस द नेटवर्क ऑफ ए प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, the time analysis of the network becomes essential for planning various activities of the project। जब आपका क्या होता है नेटवर्क डायग्राम, जैसे ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है नेटवर्क डायग्राम बने हुए हैं। इसके लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जब हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट बन जाते हैं, जब हमारे पास नेटवर्क डायग्राम बन जाता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें टाइम एनालिसिस करना पड़ता है। टाइम एनालिसिस में यहाँ मतलब ये है कि जो हमारे पास ये एक्टिविटीज हैं, जो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी जी, ये जो बीच वाला जो नेटवर्क डायग्राम है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा फिर आगे उसी में और भी बढ़ा हुआ है, जी के बाद फिर देखिए एच, फिर के, ये आपका डायग्राम है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना टाइम, Good morning, sir. इसमें डिफरेंट Sir, good डिफरेंट morning. डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना Sir, टाइम good लगेगा morning. Rachan हमें। bhai, good morning. ठीक, तो हम लोग जो है ये देखते हैं। अब देखिए आगे। नाउ एन एक्टिविटी टाइम इज ए फोरकास्ट ऑफ द टाइम एन एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू टेक फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स कंप्लीशन टाइम। अब ये टाइम क्या होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो प्रोजेक्ट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट, तो जो उस एक्टिविटी के स्टार्टिंग से टाइम है, जो उस एक्टिविटी की स्टार्टिंग से लेकर के उसके कंप्लीशन तक का टाइम कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, जो रियल एस्टेट है उसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है वो मान लीजिए 9th फ्लोर तक की, 10th फ्लोर की एक बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसमें पहली एक्टिविटी आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है, जो आपका बेस बनेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा हमने उसका एक एक्सपेक्टेशन किया है। बेस बनने के बाद उसका जो वॉल है उसमें कितना टाइम लगेगा, वॉल बनेगा फर्स्ट फ्लोर में कितना टाइम लगेगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह से 9th फ्लोर का टाइम। इसके बाद फिर आप उसकी प्लास्टर का टाइम, फिर उसके बाद उसका डेकोरेशन का टाइम। ठीक है ना, तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको अलग अलग टाइम लगेगा। अब इस जो टाइम आप एक्सपेक्टेड, जो टाइम एक्सपेक्टेशन है इसी के अकॉर्डिंग Hello, sir. आप क्या। Hello, हाँ ये sir. बात बताइए। हाँ Sir, can I ask a question? I have a question, sir. बोलिए।
सर मैं ये कह रहा था सर, सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेकोरेशन सर? सर कैन यू एक्सप्लेन द डेकोरेशन मीन्स इन अ सिंपल वर्ड और अ सिंपल सेंटेंस एट लीस्ट ऑफ डेकोरेशन, फाइव युवराज, एट लीस्ट ऑफ 100 वर्ड? यस सर। युवराज हम यहाँ पर डेकोरेशन का मतलब एक एक्टिविटी है, हम यहाँ डेकोरेशन का मतलब कोई कौआ पेड़ का उड़, चिड़िया उड़, कौड़, बंदर उड़, बंदर नहीं उड़ता बे चूतिए, बंदर उड़। एक, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में जो टाइम लगेगा। नाउ वी शैल यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द बेसिक शेड्यूलिंग कंप्यूटेशन। अब जो हमारे पास जो हम टाइम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसमें से हम कुछ सिंबल इस्तेमाल करेंगे, वो देख होंगे और हम उसमें उसका जो टाइम निकालेंगे उसमें हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आई जे है आपका एक्टिविटी आई जे विद टेल इवेंट आई एंड हेड इवेंट जे। एक्टिविटी जैसे यहाँ पर देखिए एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए पे यहाँ पर आपका आई जो इनिशियल पॉइंट होगा मतलब कि टेल, जो ये एक एरो बना है, ये एक एरो आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो इसका जो टेल है वो हो गया आई और जहां हेड है दैट इज योर जे। नाउ टी आई जे, टी आई जे इज एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी। अब जो टी आई जे है ये एक्टिविटी ए के कंप्लीट होने में जो पूरा कंप्लीट टाइम लगा हुआ है। अब ये तो ठीक है, ये दो चीजें आसान है। अब यहां से जो आगे आता है ये थोड़ा सा समझिएगा किस तरह से। ई एस आई जे दैट इज अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी आई जे। ये क्या है आपका, जब कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है उस समय का टाइम है। अब याद रखिएगा इसमें एक होता है इनिशियल टाइम, इसमें भी कई टाइम आएंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अर्लीस्ट से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके किसी एक्टिविटी के स्टार्ट होने का टाइम, अभी हम आगे निकालेंगे तो और समझ में आएगी। फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी। अब जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है तो ये जो आपका एक्टिविटी ए है उसके टेल पर जो टाइम होगा, जो उसके टेल पर टाइम होगा, और जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो है आपका जो इसके हेड पर जो टाइम, इसको पूरा कंप्लीशन मतलब कि टेल से लेकर के हेड तक के खत्म होने पे जो टाइम लगा है। नाउ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज एल एस आई जे, और फिर लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो स्टार्ट टाइम लेटेस्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम है, ये दोनों क्या है, ये जब कोई एक एक्टिविटी शुरू होती है जस्ट उसके तुरंत बाद जो दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है, ये कहाँ पर एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड कंप्यूटेशन और एक होता है हमारे पास बैकवर्ड कंप्यूटेशन। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड कंप्यूटेशन और एक होता है हमारे पास बैकवर्ड कंप्यूटेशन। तो जब हम फॉरवर्ड कंप्यूटेशन चलेंगे तो हम अर्लीस्ट निकालेंगे, और जब हम बैकवर्ड कंप्यूटेशन चलेंगे तो हमारे पास फिर क्या है, लेटेस्ट टाइम निकालेंगे। जब हम अब आगे देखते हैं, नाउ पहले देखते हैं फॉरवर्ड कॉस्ट कंप्यूटेशन फॉर अर्लीस्ट इवेंट टाइम। अर्लीस्ट में बताओ, अब यहाँ पर हम निकालेंगे ई एस आई जे और ई एफ आई जे। ये हमारा क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम जो बना है उसमें जो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं वो हमारा है अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक, तो देखिए बिफोर स्टार्टिंग कंप्यूटेशन द अकरेंस टाइम ऑफ इनिशियल नेटवर्क इवेंट इज फिक्स्ड। किसी भी कंप्यूटेशन के शुरू होने, कंप्यूटेशन को हम स्टार्ट करने से पहले जो हमारे नेटवर्क का इनिशियल टाइम है वो होता है फिक्स। अब जैसे हमारे पास इवेंट यहाँ पर एक्टिविटी ए है, अब एक्टिविटी ए सबसे पहली एक्टिविटी है, यहाँ पर जो एक्टिविटी ए है वो सबसे पहली एक्टिविटी है, मतलब इसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो जो इसका स्टार्टिंग टाइम होगा वो जीरो होगा, जो उसका स्टार्टिंग टाइम होगा वो यहाँ से जीरो से चालू होगा। नाउ एंड the forward pass communication yields the earliest start and the earliest finish time for each activity ij, and indirectly the earliest occurrence time for each event namely ei. This consists of the following three steps. अब देखिए जो हमारे पास earliest start time है वो कैसे निकालते हैं। पहला,
द कंप्यूटेशन बिगिंस फ्रॉम द स्टार्ट नोड एंड मूव टुवर्ड्स द एंड नोड। सबसे पहले क्या है, जो स्टार्टिंग नोड है। अब यहाँ पर जो हम ऊपर डायग्राम देखिए, हमारे पास एक ऊपर डायग्राम है, यहाँ पर 3 स्टार्टिंग नोड है, ए बी और सी के, ए बी और सी के यहाँ पर 3 स्टार्ट नोड हैं, ये एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ए से डी, बी से जी, और इस तरह जा सकते हैं। फिर यहाँ से बी, बी से फिर एफ, एफ से फिर एच, और फिर यहाँ से एफ से हम के भी जा सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए सी से ई, ई से एच और ई से के। ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रूट हैं, हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट रूट हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, द कंप्यूटेशन बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट नोड एंड मूव टुवर्ड्स द एंड नोड। सबसे पहले हम स्टार्ट नोड से चालू करते हैं और एंड नोड की तरफ हम जाते हैं। लेट 0 बी द स्टार्टिंग टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। किसी भी एक्टिविटी, जैसे जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है, उसका जो आपका स्टार्टिंग होगा वो 0 से चालू होगा, वो आपका 0 से चालू होगा, ठीक। इसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसको हम ESIJ से, इक्वल टू EI इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम when an activity can begin, assuming that all of the procedures are also started at their earliest starting time। अब ये देखिए, जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, ये वो टाइम है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि उसके पहले की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रेडिसेसर का मतलब होता है उसकी जो हमारे पास पहले की एक्टिविटीज हैं, ठीक, तो उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारी सारी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पर अपनी चालू हो चुकी है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी IJ इज द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस द एक्टिविटी टाइम। अब जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास एक्टिविटी ए या बी हम कोई भी ले रहे हैं, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, अब मान लीजिए हम जो जी एक्टिविटी ले रहे हैं, तो जी के लिए बी के जो बी एक्टिविटी है, इसके कंप्लीशन के बाद ही जी चालू हुई है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम कितना होगा, इसका स्टार्टिंग टाइम होगा जो बी का खत्म होने का टाइम, जो बी के खत्म होने का टाइम है। क्यों, क्योंकि जी तभी स्टार्ट हो सकती है जबकि बी स्टार्ट होके खत्म हो चुकी है, तो बी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो जी बी का जो फिनिश टाइम है वो आपका जी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। और फिनिश टाइम क्या होता है, फिनिश टाइम वो होगा जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा और जो एक्टिविटी के कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, जो आपका फिनिश टाइम है। मान लीजिए कि जैसे अब जी का फिनिश टाइम कितना है, ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा जो बी का फिनिश टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि बी जब स्टार्ट हो चुकी है तभी जी है, लेकिन इसका फिनिश टाइम क्या होगा, जो बी वाला टाइम है वो, और इसके साथ ही जो जी एक्टिविटी के कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है। यहाँ पर देखिए जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम दैट इज EFIJ इक्वल टू ESIJ प्लस TIJ। यहाँ पर ESIJ क्या है, आपकी जो इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी थी उसका टाइम है, और TIJ जो उस करंट एक्टिविटी के कंप्लीशन का टाइम है, जो करंट एक्टिविटी है उसके कंप्लीशन का टाइम है। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, अर्लीस्ट इवेंट टाइम फॉर इवेंट J इज द मैक्सिमम ऑफ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंडिंग एट द इवेंट। अब मान लीजिए जैसे हमें यहाँ G तक जाना है, जो G तक जाना है, तो G तक जाने के लिए हमारे कौन सा रूट फॉलो कर सकते हैं, या तो ADG वाला या तो फिर BG वाला, हमारे पास ये दो रूट हैं, तो हम G तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम है वो होगा इन दोनों का मैक्सिमम टाइम। हम दोनों का टाइम निकाल लेंगे, हम इन दोनों का निकालेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम लोगे। अर्लीस्ट इवेंट टाइम फॉर इवेंट J is the maximum of the earliest finish time of all the activities ending at that event। मतलब कि जो खत्म हो रही है यहाँ पर, अब जितनी भी एक्टिविटी है उसमें से जो मैक्सिमम होगा हम वो वाले रूट का टाइम लेंगे। नाउ द कंप्यूटेड E वैल्यूज आर पुट ओवर द रेस्पेक्टिव रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग ईच इवेंट। अब जो हमारे पास
ई की वैल्यू है कंप्यूट की है ईजे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेटवर्क डायग्राम है उस एक्टिविटी के ऊपर एक रेक्टेंगल बना करके उसमें उसका वैल्यू हम लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट का टाइम। अब जो हमारे पास अर्लीस्ट लेटेस्ट वाले टाइम देखते हैं। लेटेस्ट जब हम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं, अभी देखिए हमने क्या किया था, हमने किया था यहाँ से ए डी जी या बी जी या बी एफ एच या सी ई के, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उल्टा चलेंगे। अब जो है हम उल्टा चलेंगे, कहाँ से, अब हम पहले ये था हमारे पास लेफ्ट टू राइट, अब हम यही कंप्यूटेशन राइट टू लेफ्ट करेंगे। मतलब कि जी डी ए या जी बी या फिर एच ई सी या एच एफ बी या के ई एफ बी या के ई, ये है हमारे पास बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। ये देखते हैं। तो द लेटेस्ट इवेंट टाइम, जो आपका लेटेस्ट इवेंट टाइम इंडिकेट्स द टाइम बाय व्हिच ऑल एक्टिविटीज एंटरिंग इनटू दैट इवेंट मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि आपका जो लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा वो उस एक्टिविटी के जो कंप्लीशन का टाइम, जो आपके एक्टिविटी है उसके कंप्लीशन का टाइम। देखिए यहाँ पर the latest event time indicates the time by which all activities entering into the event must be completed without delaying the completion of the project। अब यहाँ पर विदाउट द डिलेइंग का मतलब है कि जो अभी तक हम पीछे क्या मैक्सिमम ले रहे थे, हम पीछे मैक्सिमम लेते थे, अब यहाँ पर हमें मिनिमम लेना। अब हम यहाँ पर जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो हम मिनिमम टाइम लेंगे कि हमें इसमें क्या डिले नहीं करना है। तो these can be calculated by reversing the method of calculation used for the earliest event time। मतलब कि हम इसको कैसे, जो हमने ES को कैलकुलेट किया था उसी का जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है, जस्ट उल्टा कर देना है। अब देखिए कैसे, फॉर एंडिंग इवेंट एज्यूम E इक्वल टू L, जो सबसे लास्ट इवेंट। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए सबसे लास्ट इवेंट आपकी ये G मान लीजिए, चाहे यहाँ पर इसको K मान लीजिए। तो जो यहाँ से पूरा फिनिश टाइम तक, जो इस के खत्म होने का टाइम था, वो यहाँ पर क्या है आपका लेटेस्ट आपका इवेंट टाइम हो जाएगा, आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर एंडिंग इवेंट एज्यूम E इक्वल टू L, यहाँ पर हमने जो E निकाला था वहां पर लास्ट वाले में ये मान के चलिए E और L हमेशा बराबर होते हैं लास्ट एक्टिविटी में। Now, latest finish time for activity ij is the target time for completing the project। अब जो latest finish time है वो कैसे निकालेंगे, that is LFIJ, वो है आपका latest finish time for activity, जो उस एक्टिविटी के फिनिश होने का टाइम है, that is LJ। अब यही अगर आपका कई जगह मतलब कि कई रूट है, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर द एक्टिविटी, फिनिश टाइम का तो आपका सीधा डायरेक्ट जो आपकी एक्टिविटी टाइम है जो खत्म हो रही है वो उसका टाइम आ जाएगा, और जो उसका स्टार्टिंग टाइम है, जो उसका स्टार्टिंग टाइम है वो कैसे निकलेगा, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर द एक्टिविटी दैट इज आईजे लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम, जो ऊपर वाला लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम है उसमें से जो एक्टिविटी का टाइम है वो हम उसको घटा देंगे, हम उसको घटा देंगे। तो LSIJ कैसे निकलेगा, LFIJ मतलब कि जो ऊपर निकाला है उसमें से उस जो एक्टिविटी में टाइम लग रहा है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यही चीज अगर कई रूप से, जैसे यहाँ पर हम नेटवर्क डायग्राम में देख रहे हैं, अब मान लीजिए तो इसमें से हमारे पास यहाँ G तक पहुंचने के दो रूट हैं, हमारे पास यहाँ G तक पहुंचने के दो रूट हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों रूट का टाइम निकालेंगे और उसमें से जो मिनिमम होगा वो लेंगे, जो मिनिमम होगा वो लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेटेस्ट इवेंट टाइम फॉर इवेंट आई इज द मिनिमम ऑफ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ऑल एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इवेंट। LI इज मिनिमम ऑफ LJ, जो ऊपर निकाला था LJ माइनस TI, मतलब कि अगर आपके दो रूट है, जैसे G में आपके दो रूट जा रहे थे तो दोनों का हम किस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से, ये LJ
माइनस टी करके निकाल लेंगे और उसमें से जो मिनिमम होगा हम वो ले लेंगे, ठीक। तो द कंपाउंड कंप्यूटेड एल वैल्यूज आर पुट ओवर द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल रिप्रेजेंटिंग ईच वैल्यू। फिर उसी जो रेक्टेंगल था उसके ऊपर एक ट्राइंगल बना करके हम एल जे की वैल्यू या एल आई की वैल्यू हम वहां पर रख देंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास फॉरवर्ड बैक कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। अब बात करते हैं फ्लोट्स की। हमारे पास फ्लोट्स क्या होते हैं और वो कैसे निकालें। फ्लोट्स आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, उसमें से टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये दोनों में से कोई या तो दोनों 100% पूछे जाएंगे। तो फ्लोट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम। फ्लोट क्या है? जो आपने लेटेस्ट और अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम निकाली है उन दोनों का डिफरेंस, जो आप पीछे निकाल चुके हैं उन दोनों का डिफरेंस है। तो ये तो हो गया आपका फ्लोट। और स्लैग क्या होता है? स्लैग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड द अर्लीस्ट इवेंट टाइम। किया हुआ है क्या? डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड द अर्लीस्ट इवेंट टाइम। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी टाइम और यहाँ पर इवेंट टाइम। एक्टिविटी टाइम में मतलब होता है जो उस एक्टिविटी के कंप्लीट होने का समय है, और जो यहाँ पर फ्लैग है वो फ्लैग है आपका इवेंट, जितनी देर में वो इवेंट हो रही है। अभी इसको आगे और डिस्कस करेंगे, वहां पर और क्लियर होगा। Hence, the basic difference between the slack and float is the slack is used for events only, whereas float is used for activity. जो slack होता है वो आपका इवेंट के लिए इस्तेमाल होता है और जो फ्लोट है वो आपका एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ फ्लोट एट गिवन। यही चीज मैं बता रहा था कि ये आपके एग्जाम में आता है। जो 3 काइंड्स ऑफ फ्लोट हैं ये आपके एग्जाम में आता है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। पहला कौन सा? टोटल फ्लोट, तीसरा फ्री फ्लोट, दूसरा फ्री फ्लोट और तीसरा है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। तीसरा है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इन तीनों में से कोई भी एक या दो या तीनों पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले टोटल फ्लोट देखते हैं। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम बाय completion of an activity could be delayed beyond the earliest expected completion time without affecting the overall project time duration। मतलब कि ये आपका किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने का वो टाइम है जो बिना देर किए हुए, जो बिना देर किए हुए आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कंप्लीशन में लगता है। जो प्रोजेक्ट आपके कंप्लीशन का जो टाइम है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम है, उसको बिना अफेक्ट किए जो आपके टाइम है, एक्टिविटी कंप्लीशन का टाइम है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इन्फ्लुएंस ना हो, वो टाइम कहलाता है आपका टोटल फ्लोट। मैथमेटिकली देखिए यहाँ पर चलेगा TFIJ। TFIJ का मतलब टोटल फ्लोट, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये टोटल फ्लोट है वो है TFIJ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसके फॉर्मूला TFIJ इक्वल टू LSIJ मतलब कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ESIJ मतलब कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं LJ माइनस EI माइनस TIJ। ये आपका जो LJ है वो क्या है आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये EI क्या है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसमें से आपका जो एक्टिविटी का टाइम है वो आपको उसको घटा, तो आपका टोटल फ्लोट निकल आएगा। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट देखिए द टाइम by which the completion of an activity can be beyond the earliest finish time without affecting the earliest start of the subsequent succeeding activity। तो
by which the completion of an activity can be delayed beyond the earliest finish time without affecting the earliest start of a subsequent succeeding activity. मतलब कि आपकी अगर कोई एक्टिविटी है, उसके बाद कोई एक्टिविटी अगर चल रही है तो उस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कोई एक्टिविटी अगर आपकी चल रही है तो उसके बाद वाली एक्टिविटी पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, एफ आई जे फ्री फ्लोट ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे, मतलब कि जो टोटल फ्लोट है, टोटल फ्लोट में से हम हेड इवेंट फ्लैग को घटा देते हैं। जो हमारे पास टोटल फ्लोट है हम उसमें इवेंट फ्लैग को घटा देते हैं। हेड इवेंट फ्लोट से निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा पर एल जे माइनस ई जे, वो है एल जे माइनस ई जे। अब this float is concerned with the commencement of subsequent activity. ठीक, अब इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है द अमाउंट ऑफ टाइम by which the start of an activity can be delayed without affecting the earliest time of any immediately following activities, assuming that the preceding activities has finished time. एक ऐसा टाइम, यहाँ पर देखिए ऐसा टाइम जो हमारे पास जिसके बाद जो एक्टिविटी है उसके पहले की जो एक्टिविटी है उसके फिनिश होने से पहले उसका जो फिनिश टाइम है बिना डिले किए, उसको बिना अफेक्ट किए कोई भी अगर उसमें टाइम होता है विद उसका टाइम ड्यूरेशन, द अमाउंट टाइम विद द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड। कोई भी टाइम, एक ऐसा टाइम जो कि किसी एक्टिविटी की वजह से डिलेड हो सकता है लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किसका, विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एनी इमीडिएटली फॉलोइंग एक्टिविटी। किसी भी इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटी के स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए that the preceding activity had finished at its latest minute. उसके पहले की जो प्रोसीडिंग एक्टिविटी है वो लेटेस्ट टाइम पर फिनिश हो चुकी है। ये थोड़ा ज्यादा क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, हम अभी इसको एग्जांपल करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। Mathematical independent flow of an activity I denoted by IFIJ can be calculated by formula that is EJ minus LI minus TIJ। मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट फ्लैग, फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट फ्लैग। नाउ अब इन तीनों में से रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट में रिलेशनशिप क्या है, जो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है वो सबसे कम होता है, जो फ्री फ्लोट होता है उससे ग्रेटर होता है और जो टोटल फ्लोट होता है वो सब, मतलब कि इसमें से आपका टोटल फ्लोट सबसे ग्रेटर, उससे लेस फ्री फ्लोट और सबसे लेस इंडिपेंडेंट फ्लोट। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ये रिलेशनशिप आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन होती है, जो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन होती है, एन एक्टिविटी इज सेड टू बी क्रिटिकल इफ ए डिले इन इट्स स्टार्ट विल cause a further delay in the completion of the entire project। मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट के होने में, प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में आगे कोई देरी हो सकती है, वो आपकी कहलाती है क्रिटिकल एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिलेड होता है वो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाती है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ ए क्रिटिकल एक्टिविटीज इज ए नेटवर्क इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। मतलब कि जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनका
सीक्वेंस आपका क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। उसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, अब चूंकि वो सब डिलेड कर रही हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन आपका सबसे ज्यादा आता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक, जो क्रिटिकल पाथ है देखिए ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी? ई एस आई इक्वल टू एल एफ आई, ई एस जे इक्वल टू एल एफ जे, ई एस जेड माइनस ई एस आई इक्वल टू एल एफ जेड माइनस एल एफ आई, या टी आई जे इक्वल टू, ये सब तीनों बराबर हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसको निकालते हैं और उसका एक प्रोसेस देखिए, फिर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएंगी। क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिस्ट ऑल द जॉब्स एंड देन ड्रॉ एरो नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले तो आपको जितनी भी जॉब्स हैं, ये मतलब कि जो आप एक्टिविटीज हैं, आप उनको लिस्ट कर लीजिए और एक नेटवर्क डायग्राम बना लीजिए। ठीक, ईच जॉब इज इंडिकेटेड बाय एन एरो विद द डायरेक्शन ऑफ द एरो शोविंग द सीक्वेंस ऑफ जॉब। मतलब कि एरो के जरिए बनाएंगे तो जो उसका हेड होगा उसके आगे आपका एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। नाउ द लेंथ ऑफ द एरो हैज नो सिग्निफिकेंस। यहाँ पर छोटा या बड़ा कोई भी अगर आपका एरो बनता है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, द एरोज आर प्लेस्ड based on the predecessor, successor and concurrent relation with the job। जो एरो बनेंगे उनको किस तरह से बनाया जाएगा? उनका कनेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेडिसेसर, सक्सेसर और कंकरेंट रिलेशनशिप। कंकरेंट का मतलब कि एक साथ दो निकल रही हैं, या फिर एक के बाद निकल रही है, या फिर उसके पहले। ये आपके एरो। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कोई भी उसके पहले, सक्सेसर उसके बाद, और कंकरेंट का एक साथ जो निकल रही है। नाउ इंडिकेट द नॉर्मल टाइम पीआईजी फॉर ईच एक्टिविटी अबव द एरो व्हिच इज डिटरमिनिस्टिक। जो आपकी हर एक्टिविटी में टाइम लग रहा है आप उस एरो के ऊपर उसको लिख दीजिए। नाउ calculate the earliest start time and the earliest finish time for each event and write the earliest start time ei for each event I in the rectangle. Also calculate the latest finished and latest start time from calculate the latest li lj for each event j and put in the triangle। मतलब कि आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाल लेना है। ठीक, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाल लेना है, और ट्रायंगल में उसको जो लेटेस्ट वाला टाइम है वो ट्रायंगल में, और जो आपका अर्लीस्ट वाला टाइम है वो रेक्टेंगल में रख देना है हम लोगों को। नाउ टेबुलेट द वेरियस टाइम्स नेमली नॉर्मल टाइम, अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम ऑन द एरो डायग्राम। जो आपका एरो डायग्राम बना है उससे देख करके आपको टेबल में सारे टाइम लिख लेने हैं। कौन से? नॉर्मल टाइम, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम। इसके बाद determine the total float for each activity by taking the difference between the earliest start and latest start time। जब आप पूरा नेटवर्क डायग्राम बना करके उसकी टेबल बना लेंगे उसके बाद आप टोटल फ्लोट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो अर्लीस्ट टाइम है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल करके। इसके बाद आपको क्या है उसमें से जो टाइम होंगे, जो मैक्सिमम टाइम होंगे वो आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड कनेक्ट देम विद द बिगिनिंग इवेंट एंड द एंडिंग इवेंट इन द नेटवर्क डायग्राम बाय डबल लाइन एरोस व्हिच गिव्स द क्रिटिकल पाथ। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ से? शुरू से लेकर के लास्ट तक। मतलब कि आपका नेटवर्क है कई रूट से होकर के गुजरेगा, उसमें से जिसमें से आपको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उस वाले रूट को आप डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसके बाद फिर आपको उस प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन निकाल देनी है। इसमें एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। नाउ the earliest start finish time of an activity and the latest start finish time of an activity are shown in the table।
किसी भी एक्टिविटी के जो लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम है और जो अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम है वो आपके टेबल में शो हो रहे हैं। दीज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक हिंट दी जा रही है। टू फाइंड द अर्लीस्ट टाइम वी कंसीडर द टेल इवेंट ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए उसकी जो टेल इवेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक, लेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट नेमली ESI इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है जिसका स्टार्टिंग टाइम आपका ESI इक्वल टू 0 है। एड द नॉर्मल टाइम विद द स्टार्टिंग टाइम टू गेट द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब उस एक्टिविटी का आपको जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना है तो उसका जो नॉर्मल टाइम है आप उसमें ऐड कर दीजिए। नाउ the earliest starting time for the tail event of the next activity is given by the maximum of the earliest finish time। अब जो अगली एक्टिविटी है उसके लिए द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द टेल इवेंट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन बाय द मैक्सिमम ऑफ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा उसको क्या करेंगे, जो अगली एक्टिविटी है उसके लिए अगर आपके कई रूट से आ रहा है तो उसमें से जो उसका मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम होगा अगली एक्टिविटी के लिए वो उसका स्टार्ट टाइम बन जाएगा। ठीक, नाउ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर द टेल इवेंट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन बाय द मैक्सिमम ऑफ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर द हेड इवेंट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी। सिमिलरली to get the latest time we consider the head event of the activity। अभी हमने क्या टेल इवेंट को कंसीडर किया था, अब अगर हमें लेटेस्ट निकालना है मतलब कि हम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका हेड देखेंगे। उसका हेड, अभी हम टेल देख रहे थे क्योंकि हम अर्लीस्ट निकाल रहे थे, अब लेटेस्ट निकालना है तो हम उसका हेड देखेंगे। तो द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द हेड इवेंट ऑफ द फाइनल एक्टिविटी is given by the target time of the project। जो उस प्रोजेक्ट का पूरा टारगेट टाइम है वो उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है 46 हफ्ते में, 48 हफ्ते में, 70 हफ्ते में जो कंप्लीट होना है वो तो हो गया उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम। नाउ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैन बी ऑब्टेन्ड द नॉर्मल टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी। अब जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है उस एक्टिविटी का जो नॉर्मल टाइम है उसमें से घटा करके आप उसको निकाल सकते हैं। द लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर द हेड इवेंट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन बाय। अब उसके जब आगे चलेंगे, जो लास्ट वाला है उसको तो आपने निकाल लिया प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक, जो उसके आगे जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसका आपका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम वो निकालना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, जो मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर टेल इवेंट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी। मान लीजिए कि वहां पर 2 या 3 रूट जो भी आ रहे हैं तो उन तीनों का जो टेल इवेंट पर जो टाइम निकल रहा है हम उसका मिनिमम ले लेंगे। देखिए अभी तक जो भी आया हो सकता है आपकी समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू आ ही गया होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए ले रहे हैं तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अ प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है वो ये दिया हुआ, कौन सी एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी 1 से 2, दूसरी एक्टिविटी 1 से 3, तीसरी एक्टिविटी 2 से 4, तीसरी एक्टिविटी 3 से 4, नेक्स्ट एक्टिविटी 3 to 5, नेक्स्ट एक्टिविटी 4 to 9, नेक्स्ट एक्टिविटी 5 to 6 और नेक्स्ट एक्टिविटी 5 to 7। मतलब कि लास्ट आपका 7 पर आपका खत्म हो जाएगा। अभी और आगे अच्छा, फिर 6 to 8, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। ये आपकी एक्टिविटी जो डे लग रहे हैं, एक जब पहली एक्टिविटी कंप्लीट होने और दूसरी एक्टिविटी के शुरू होने के तक उसका जो टाइम लग रहा है 4 डेज, 4 दिन। पहली एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी मतलब कि पहली एक्टिविटी के शुरू होने तीसरी एक्टिविटी के शुरू होने तक का टाइम है 1 दिन। ऐसे ही ये सारे आपके टाइम दिए हुए हैं। उनको करना क्या है,
फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। हमको एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर कंप्यूट द अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम। हमको अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालना है और लेटेस्ट इवेंट टाइम निकालना है। फिर डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ निकालना है, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी है। फिर फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। इसके साथ ही हमें हर एक्टिविटी के लिए फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालना है। ठीक, सबसे पहले तो नेटवर्क डायग्राम देखते हैं। ठीक, देखिए 1 से 2, ये रहा एक जो सर्किल बना है, इसमें 1 लिखिए, एक एरो बनाइए और 1 से 2 जहां बना है वहां पर एक सर्किल बना करके इसके बीच में एक एरो बना दिया। तो ये हो गया आपका 1 to 2। ठीक, आपका ये हो गया 1 to 2। दूसरा देखिए 1 to 3। देखिए एक एरो यहाँ पर अभी जो डबल है, आपको ये भी डबल वाला में ध्यान देना है। आप यहाँ पर एक एरो बनाइए 1 से और उसके आगे एक सर्किल बनाइए 1 to 3। तो आपके एक साथ 2 एक्टिविटी चालू हो गई। एक कौन, 1 to 2 और 1 to 3। ठीक, ये 2 एक्टिविटी एक साथ चालू हुई है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट एक्टिविटी जो चालू हुई है वो उसके पहले कोई भी एक्टिविटी चालू नहीं हुई है, तो इनका जो फर्स्ट का स्टार्टिंग टाइम है वो होगा 0। ठीक, जो फर्स्ट का स्टार्टिंग टाइम होगा वो होगा आपका 0। अब आगे देखते हैं, ये हम नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं। इसके बाद है 2 से 4, दूसरे एक्टिविटी के बाद आपका चौथा इवेंट, जो दूसरी इवेंट है उसके बाद चालू हुई है चौथी इवेंट। तो हमने यहाँ से एक एरो खींचा और उसके आगे एक सर्किल बना दिया, वो हो गया चौथी इवेंट। ठीक, इसके बाद तीसरी के बाद भी चौथी चालू हुई है, तो तीसरी के बाद भी चौथी चालू हुई है। तो हमने थर्ड से भी एक किया और वो जाकर के फोर्थ पर हमने खत्म कर दिया। तो अगर अभी आप देखें तो 1 to 2, 2 to 4, 1 to 3, 3 to 4, इतना ये बना। कहाँ तक आपका ये बना है थर्ड तक, जो एक्टिविटी 2 to 4 और 3, ये 3 to 4 तक, यहाँ तक 3 to 5, जो 3 से है उससे एक एक्टिविटी जा रही है, इवेंट है 5। तो देखिए 3 से हमने एक सर्किल आगे ड्रॉ किया, उसमें डाल दिया हमने 5, 3 to 5। फिर 4 to 9, अच्छा यहाँ से 4 to डायरेक्ट 9 चल गए हैं, तो 4 से हमने एक 9, ये एक सर्किल खींचा, उसमें हमने 9 लिख दिया और ये 9th इवेंट, मतलब कि 4th इवेंट के इवेंट चालू हुई है। जो 4th इवेंट है उसके बाद आपकी डायरेक्ट 9th इवेंट चालू हो गई है। फिर आगे देखिए 5 to 6, यहाँ पर देखिए 3 to 5, इसके बाद जब 5वीं चालू होगी, 5वीं के बाद 6वीं चालू हुई, 6वीं चालू हुई है 5th इवेंट के बाद, लेकिन जो 9th इवेंट चालू हुई है वो है 4th इवेंट के बाद। तो देखिए 5th के बाद हमने यहाँ पर ये चालू कर, जैसे आप चाहें तो मेन चीज इसका सीक्वेंस होता है, जो इसका सीक्वेंस है। ठीक, फिर अगला देखिए 5 to 6 हो गया। 5 के बाद ही एक 7th इवेंट चली, जो 7th इवेंट चली है वो 5 के बाद चली है। तो देखिए 5 के बाद 6वीं भी चली थी और 5 के बाद 7वीं भी। तो देखिए 5 के बाद 6वीं ये चली और 5 के बाद 7वीं ये आ गई आपकी। ठीक, आगे देखते हैं। फिर 6वें के बाद 8वीं, मतलब कि 6 और 7 दो होंगी कहाँ पर, 8 पर। ये देखिए 6 के बाद भी 8वीं पर खत्म हो गई और 7वीं भी 8 पर खत्म हो गई। आगे देखते हैं 8वीं इवेंट के बाद चालू हुई है 10वीं इवेंट। 10th इवेंट हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर द 8th इवेंट। तो देखिए 8वीं के बाद 10वीं चालू हुई। बाद भी चालू हुई, तो 9th कंप्लीट हो गई है तो
उसके बाद 10वीं भी चढ़ पूरा नेटवर्क है। अभी जो डबल वाला सीन है, जो आपकी जो डबल लाइंस खींची हैं, आपको इसको अभी ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान हम कब देंगे, जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड निकालेंगे। आपका कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन, जब हम डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालेंगे, तब हम इसको डबल लाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक, ये आपकी टेबल बनी है। तो जब आप टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप ये एक्टिविटी और जो नॉर्मल टाइम है केवल इतना लिख लेंगे। जो आप एक्टिविटी है और जो नॉर्मल टाइम है वो लिख लेंगे। 1 से 2 में 4 दिन का, 1 से 3 में 1 दिन का, 2 से 4 में 1 दिन का, 3 से 4 में 1 दिन का, 3 से 5 में 6 दिन का। ये जो हमारे पास ये क्या है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है। 1 से 2 में 4 दिन का, 1 से 3 में 1 दिन का, 2 से 4 में 1 दिन का, 3 से 4 में 1 दिन का। ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। अब इसके बाद जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये आपको निकालना है। आपको निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो जो सबसे पहली इवेंट है, उसके पहले तो कोई इवेंट है नहीं, आप उसको जब भी चालू करते हैं उसका 0 टाइम होगा, उसका 0 टाइम होगा। तो सबसे पहले कौन सी चालू हुई है, फर्स्ट। जो फर्स्ट इवेंट है उसका जो टाइम होगा वो होगा 0। जो फर्स्ट इवेंट है वो है 0। तो देखिए फर्स्ट से सेकंड के लिए 0 और फर्स्ट से थर्ड के लिए 0। क्यों, क्योंकि इस समय पर दोनों आपका टाइम 0 है। अच्छा, एक चीज आप पहले देख लीजिए कि जो आपके इसमें नॉर्मल टाइम लग रहा है, जो इसमें आपके नॉर्मल टाइम लग रहा है इवेंट से एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, उसका टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे जब 1 से ये 2 एक्टिविटी इवेंट 1 to 2 पहुंच रहा है, तो यहाँ तक आपके कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है 4 दिन का। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा है। 1 से 3 वाले को लग रहा है आपको 1 दिन का, तो ये देखिए लिखिए ब्रैकेट के अंदर 1 दिन का। जो 3 से 4 वाले को लग रहा है वो लग रहा है 1 दिन का, तो ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 दिन का लिखा है। 2 से 4 जो लग रहा है उसको 1 दिन का लग रहा है, तो ये देखिए आपको 1 दिन का ही लिखा है। तो हर एरो के ऊपर जो किसी भी एक्टिविटी के नॉर्मल कंप्लीशन का टाइम है वो वहां पर लिखा हुआ है, वो वहां पर आपका लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जब आपका स्टार्ट टाइम होता है, मतलब कि 1 से 2 का आपका और 1 से 3 का स्टार्ट टाइम 0, क्योंकि आपका इसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं। जो आपकी 2 से आपकी 4 चालू हुई है, जो आपकी 2 से 4 चालू हुई है, तो ये आपकी जो दूसरी एक्टिविटी, जो आपकी दूसरी एक्टिविटी है कब चालू हुई है, वो तब चालू हुई है जब आपकी पहली कंप्लीट हुई है। ये आपकी पहली कंप्लीट हुई है तब आपकी दूसरी चालू हुई है। तो इसका मतलब है कि ये कब, जब पहली कंप्लीट कब हुई है, 4 दिन में। तो 4 दिन बाद ही ये चालू हुई है। अर्ली से स्टार्ट टाइम है, इसमें डिले नहीं करना, तो इसका जो आपका स्टार्ट टाइम हो जाएगा मतलब कि 4 दिन बाद। ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया आपका 4। ठीक, सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए जो आपका एक्टिविटी थर्ड है, जो आपकी एक्टिविटी थर्ड है वो कब चालू हुई है, वो चालू हुई है आपकी जब फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, जब आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। लेकिन जब कब, एक दिन, जैसे ही एक्टिविटी एक इवेंट एक चालू हुई उसके एक दिन बाद ही ये थर्ड चालू हुई। जो सेकंड चालू हुई है वो आपके फर्स्ट के 4 दिन बाद कंप्लीट हुई है, चालू हुई है, और जो थर्ड है वो फर्स्ट के 1 दिन बाद चालू हो गई। ठीक, ये चालू हो गई। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 1 to 3 का टाइम है वो आपका कितना है, फिनिश टाइम दैट इज 1। ठीक, अब इसके बाद जो आगे के टाइम, जो आपके आगे के टाइम है वो उसमें उसी अकॉर्डिंग हमारे चलते रहेंगे। जैसे अब देखिएगा हमारे पास 2 to जो 4 एक्टिविटी है, 2 to 4 एक्टिविटी है। 2 to 4 के कंप्लीशन का टाइम, स्टार्ट होने का टाइम कितना है, जो 4th एक्टिविटी है, जो हमारे पास
फोर्थ एक्टिविटी है उसका जो स्टार्टिंग टाइम कितना है आपका 4, आपका जब ये कंप्लीट हो, जबकि आपकी ये 2 कब कंप्लीट होगी, 2 तभी कंप्लीट होगी जब ये आपका 4 हो। अब जो 4 है, ये 4 कहाँ है, 3 से 4 वाला देखिए और 2 से 4 वाला देखिए। जो 2 से 4 वाला है उसमें आपको हमें क्या लेना है, मैक्सिमम टाइम, हमें लेना है मैक्सिमम टाइम। तो हमें ये कब कंप्लीट होगी, जब आपका 4 दिन हो जाएंगे, तो आपके 4 दिन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये चौथी जो इवेंट है वो आपकी थर्ड इवेंट कब हो रही है, 1 दिन में। तो आप यहाँ पर देखिए 1 दिन में ये कंप्लीट हो रही है। तो आपको इस तरह से इसके सारे जो स्टार्ट टाइम है, जो इसके सारे स्टार्ट टाइम है वो आपको निकाल लेने। जो फिनिश टाइम है वो कैसे निकलेंगे, जो आपकी एक्टिविटी का टाइम, जो आपका स्टार्ट टाइम और जो उसमें नॉर्मल टाइम लग रहा है, नॉर्मल टाइम आपका दिया हुआ है, उसमें से आप उसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए 1 से 2 में स्टार्ट टाइम 0, नॉर्मल टाइम 4, तो 0 प्लस 4 4। 1 से 3 में स्टार्ट टाइम 0, नॉर्मल टाइम 1, 1 प्लस 0 1, ठीक। 2 to 4 में स्टार्ट टाइम 4, नॉर्मल टाइम 1, 1 प्लस 4 5। 3 to 4 में नॉर्मल टाइम 1, स्टार्ट टाइम 1, 1 प्लस 1 2। इस तरह से आप ये सारा जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो किस तरह से इसको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और बेटर फॉर्मूले तरीके से निकालें तो ये देखिए हम क्या यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। क्यों, इसमें E4 जो एक्टिविटी है, जो E4 एक्टिविटी है, देखिए आपका E4 का जो टाइम लग रहा है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखिए आप इसको देख लीजिए E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। आप चाहें तो आप इनको इस तरह से नाम रख सकते हैं, चाहे ए बी सी डी, इस तरह से आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। तो जहां पर जैसे ES4, इसमें क्या है ES3 प्लस T3 to 4, जो T3 to 4 ये वाला, ठीक, इसका टाइम प्लस T3 4 और ES2। अब जैसे चौथी एक्टिविटी है तो चौथी एक्टिविटी तक जाने के लिए आपके 2 रूट हैं, कौन से, एक 1 to 2 2 to 4 और यहाँ से 1 to 3 3 to 4 यहाँ तक। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, अर्लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम लेते हैं, लेटेस्ट टाइम में मिनिमम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना आएगा, 4 + 1 5 और यहाँ पर कितना 1 + 1 2। तो मैक्सिमम कौन सा है 5। तो हम जो ES4 मतलब कि जो यहाँ पर इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा, वो आपका 5 होगा। तो देखिए रेक्टेंगल के ऊपर अंदर ऊपर यहाँ लिखा है 5। मैक्सिमम आप देखिए 1 + 1, 4 + 1 5। यहाँ पर 2, 5 आएगा, मैक्सिमम लेना है 2, 5 का, 5 मैक्सिमम है तो हम यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब इसका जो लेटेस्ट टाइम है वो हम लोग इसका बाद में कंप्लीट करेंगे। सभी लोग प्लीज अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा है, जिन लोगों ने नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वो अटेंडेंस के लिए प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। सर हाँ जी, सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था सर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है देख लेंगे। और आपका ऑपरेशंस रिसर्च का जो टेस्ट होगा वो आपका होगा सैटरडे को। सर टेस्ट में सारे यूनिट्स आएंगे? हाँ जी, सारी यूनिट्स आएंगी, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और सर कंज्यूमर बिहेवियर में भी सारे यूनिट्स आएंगे? हाँ सारी यूनिट्स आएंगी उसमें, ओके सर। 30 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। और सर टाइम कितना मिलेगा? 15 मिनट्स। टीवी का आपका कल टेस्ट है,
अगर क्लास होगी सीबी की तो कल आपका कल है शायद, तो कल आपका सीबी का टेस्ट होगा। तो क्लास की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, क्लास की टाइमिंग जब जब क्लास होगी तभी होगा। और जो 21 है